नेचर ब्यूटी। ये भी विस्की है? नो मैम, बियर है। बहुत ही खास है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा फर्टिलिटी गार्डन है। फर्टिलिटी को अभी हमने गार्डन के फॉर्म में डिपिक्ट किया है। तो अभी मैं खड़ी हूँ एक लोकल शॉप पे, मार्केट मतलब जैसे ही आप निकलते हो तो रास्ते में जैसे छोटे छोटे शॉप्स आते हैं वैसा ही एक शॉप है। यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस किस तरह की चीज़ें मिल रही है। सबसे पहले तो ये बड़ी यूनिक है, वैसे सिक्किम में भी मिलती है, इसको यहाँ की लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, मैं लिख दूँगी, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। तो वो खाते हैं अगर तो बहुत कड़क होता है, लेकिन ये याक मिल्क का बना होता है, इसलिए इसका जो टेस्ट होता है ये चबा सकते हो आप। उसके अलावा यहाँ पे एप्पल है, नाशपाती है जो यहीं पे उगती है। तो जो यहाँ की एप्पल है वो लगभग आपको 100 रुपये किलो में मिल जाती है टूरिस्ट प्लेस पे, वैसे और भी सस्ती मिलती होगी। और नाशपाती जो है यहाँ पे वो भी लगभग 100-120 रुपये केजी मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे सब्जियाँ हैं जो क्या बोलते हैं, यहीं के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को सुखा के बनाई जाती है। जैसे हमारे राजस्थान में एक सब्ज़ी बहुत पॉपुलर है केर सांगरी की, तो उसको भी ना पेड़ जो होता है उससे निकाल के सुखा के और बनाया जाता है। वैसा ही यहाँ पे है, शलजम जो होती है उसके पत्तों को सुखा के और फिर उसको सब्जी की तरह यूज़ किया जाता है। आज है मेरा डे 3 भूटान एक्सप्लोर करने का और आज मैं निकली हूँ अपनी डे ट्रिप पे जो कि थिम्पू से होने वाली है पुनाका की। पुनाका एक कैसा टाउन है, क्या जगह है वो तो मैं बता ही दूंगी। फ़िलहाल मैं ऐसे पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ से जो थिम्पू डिस्ट्रिक्ट है वो ख़त्म हो जाती है और पुनाका डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाती है। मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये खूबसूरत सा दृश्य जो कि एक्चुअल में वॉर मेमोरियल है, यानी जिन सैनिकों ने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी उनकी याद में यहाँ की जो रानी है उन्होंने ये बनवाया था, मतलब राजा की बड़ी बहन ने ये बनवाया था। वैसे ये वॉर जो था ये मतलब हमें तो पता भी नहीं चला, लेकिन ये वॉर था असमीज़ इंसर्जन और भूटान के बीच में, जिसमें भूटान की विक्ट्री हुई थी और उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए 2004 में इसे बनाया गया था। इस जगह का नाम जो है ये है धाचुला पास। धाचुला पास से एक तरह से आप बोल सकते हो डिवाइड हो जाती है, दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग हो जाती है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी जगह है, वेदर बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी धूप है जो बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मौसम थोड़ा खुला खुला सा है। इस साइड पे है पेड़ और ये देखिए जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे घर नहीं बनाते हैं वैसे सारे पत्थर ऐसे रखे हुए हैं। मेरे पीछे की साइड में आपको पास से भी दिखाऊंगी और उनमें मतलब जैसे हम घर बनाते हैं वैसे वैसे पत्थर यहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है इंडिया और भूटान का। आफ्टर ऑल बुद्धिज़्म जो है वो आया तो इंडिया से ही है। हाँ जो आपको दिख रहे हैं ना वो ऐसे पत्थर हैं एक के ऊपर एक, जैसे हम घर बनाते हैं वैसे पूरा लोगों ने अपने घर बनाने वाला जो हम गणेश जी के मंदिर के बाहर और इस तरह से बनाते हैं वैसे बनाया हुआ है। आसाम और भूटान का बॉर्डर बिल्कुल पास पास में है। आसाम में नक्सलवादी लोगों का आतंक हो गया था और इंडिया ने उन्हें भगा दिया था, इसलिए वो भूटान के बॉर्डर पे आके आ बसे। इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर भूटान ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की और उसी टाइम पे इनके कुछ जवान शहीद हो गए और उन्हीं की याद में ये मेमोरियल बना दिया गया है। आप इसके टॉप वाले मतलब व्यू पॉइंट पे आओगे आपको पूरे पहाड़ों की बहुत ही खूबसूरत रेंज दिखाई देगी और ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना प्यारा है। इनफैक्ट जब आप भूटान की मतलब गूगल पे सर्च भी करोगे ना तो ये पिक्चर्स आपको दिखाई देगी। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही शांत जगह है। यहाँ सबसे अच्छी बात यही है कि हर जगह इतनी शांत होती है कि आप अगर मेडिटेशन के शौकीन हो तो कहीं पे भी बैठ के मेडिटेट कर सकते हो। लगभग 2 घंटे से ट्रैवल चल रहा है, गाड़ी चल रही है और अब ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां नज़ारे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। पीछे बह रही है पुनाका नदी, जो पुनाका टाउन है उसी में बहती है। यहाँ पे 2 नदियाँ हैं जिनमें रिवर राफ्टिंग भी होती है, मेल नदी और फीमेल नदी उसको ये लोग बोलते हैं।
वो दोनों जब मिक्स हो जाती है तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। व्यू अभी मैं और साफ और क्लियर दिखाऊंगी। बीच में ब्रिज है, दोनों तरफ मतलब पहाड़ है, बीच में बहती हुई नदी। बिल्कुल परफेक्ट जो व्यू होता है ना वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। लिटरली बहुत औसम, बहुत खूबसूरत रास्ते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है भूटान अभी तक। अब हम जो है पहले बहुत हाइट पे थे, मतलब थिम्फू जो है, जो यहाँ की कैपिटल है, वो काफ़ी ऊंचाई पर है, माउंटेन्स है। अब हम बिल्कुल मैदानी रास्ते जो होते हैं ना, नदी के बिल्कुल पास वाले, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। काफ़ी नीचे, इसलिए गर्मी भी बढ़ गई है। तो ये है पुनाका का फोर्ट्रेस। हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक फोर्ट्रेस होता है, जो कि यहाँ के तिब्बतियन जो सेंट आए थे उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया था। मतलब 20 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा। और ये सेकंड ओल्डेस्ट है भूटान का, मतलब जो सबसे पहला है वो थिम्पू से निकलते ही मिलता है, वहीं दूसरा ये है। इसके पास में ये नदी बह रही है जो जाके मिलती है। ये वाली जो है, ये लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो है वो फीमेल है, और जो उधर से आ रही है राइट हैंड साइड से वो है मेल। वो दोनों मिल के पुनाका रिवर बनाती है। अभी जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये वाला वी कॉल इट एज कापने, एंड देन दिस इज फॉर मेल, एंड देन ये जो है ना वी कॉल इट एज राचू बोलते हैं इसको, एंड देन दिस इज यूज्ड बाय वीमेन। ओके, सो हम जब भी लाइक बोथ कापने एंड राचू, जब भी हम गवर्नमेंट ऑफिस जाता है और फोर्ट्रेस जाता है, सो वी नीड टू हैव दिस, इट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, सो लड़की का इज़ वेरी सिंपल, राइट साइड पे आता है, राइट शोल्डर पे, तो ऐसा करके ऐसा। लड़की का इज़ वेरी सिंपल, सी। लड़का का इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नीचे से पुल करना है, इधर लगाया, एंड देन उधर से 3 फिंगर्स, ठीक है, 3 फिंगर्स लाना है अंदर पे, क्योंकि दिस 3 फिंगर्स इट रिप्रेजेंट्स पीपल, किंग एंड द कंट्री। द रीज़न वाई आई पुट दिस हियर इज बिकॉज मेरी तरफ से आई एम शोइंग दैट आई हैव रेस्पेक्ट for my king, country and people. Okay, here. ऐसा। तो ये है पुनाका का फोर्ट्रेस, जो 1955 तक कैपिटल हुआ करती थी भूटान की, और उसके बाद में थिम्फू को कैपिटल बना दिया गया। इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 1632 में हुआ था, और यहाँ का जो लोकल फेस्टिवल होता है वो यहीं पे होता है। हर एक फोर्ट्रेस में कोर्टयार्ड्स बने होते हैं, यानी सेक्शंस बने होते हैं, और इस पर्टिकुलर पुनाका वाली में 5 ऐसे हैं। अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ इस साइड पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, और इसके आगे की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे मॉनेस्ट्री है। मतलब जिस तरह से भूटान का जो है वो पूरा जो बागडोर है वो 2 ही लोग संभालते हैं, एक जो यहाँ के राजा होते हैं, एक जो मॉनेस्ट्री के प्रेस्ट होते हैं। तो ये भी उसी तरह से डिवाइड है, 2 पार्ट 3 पार्ट जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को है, वहीं 2 से 3 पार्ट मॉनेस्ट्रीज़ को दिए हुए हैं। और ये आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत और इंटरलॉक सिस्टम पे बना हुआ है, यानी किसी तरह की कोई सीमेंट और मिट्टी और उससे बना हुआ है, किसी तरह का कोई कील वील इसमें ठोका हुआ नहीं है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। तो अभी जिस पार्ट में मैं खड़ी हूँ दैट इज़ सेकंड कोर्टयार्ड, और ये सबसे हाईएस्ट है। मतलब जब आप बाहर से देखते हो तो ये सबसे ऊंची इमारत आपको दिखती है। इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ 1 साल में बन के तैयार हो गया लिटरली, और वो भी इंटरलॉक सिस्टम पे, बिना किसी कील वगैरह के। आश्चर्य कर देने वाली बात है। और उसके अलावा एक और स्टोरी मैंने सुनी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो आए थे, मतलब जिन्होंने इनका निर्माण किया था, जिनको है लोटस लांबा और मेन जो प्रिस्ट है जिसकी सारी टीचिंग्स ये लोग मानते हैं, उन्होंने बिना किसी तोप के, बिना किसी उसके, सिर्फ तीर कमान और तलवार से इस देश की रक्षा की। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब भी यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा था। सो बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली बात है। जबकि तिब्बत बार बार अटैक कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी
यहाँ पे मतलब किसी तरह का कोई कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाया था। तो ये इस पूरी जगह का आप बोल सकते हो लास्ट 4th कोर्टयार्ड है, और यहाँ पे पीछे बनी हुई है मॉनेस्ट्री, जहाँ पे आप अंदर जाते हो और अंदर जाके आपका गाइड आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है गौतम बुद्धा की जो जीवनी है। वैसे तो हमें काफ़ी कुछ मालूम है, लेकिन इनके साइड की क्या स्टोरी है। और यहाँ पे सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं, उसके अलावा 2 और मॉन्क्स हैं जिनकी पूजा की जाती है, उनकी भी बहुत बड़ी स्टैचू जो है वो अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू मी 500 रुपये जो लिए जाते हैं एंट्री फीस, दैट इज़ कम्प्लीटली वर्थफुल, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, और उसी के साथ साथ थोड़ा अलग जानने को मिलता है, थोड़ा अलग कुछ करने को मिलता है। और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये लोग मानते हैं, किस तरह से यहाँ पे मतलब धर्म को पाला जाता है, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ की पता चलती है। सो यस, डेफिनेटली यू मस्ट कम हियर। 500 रुपये दे के आओ, प्यारे से फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करवाओ और जानो भी। और अगर मेरी तरह आपको इंटरेस्ट है थोड़ा भी दूसरे धर्मों के बारे में जानने का, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानने का, तब तो ज़रूर आओ, मतलब मस्ट विजिट है। तो अभी सस्पेंशन ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आज के दिन का ये दूसरा पॉइंट ही है। धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे, मतलब थिम्पू बहुत पहाड़ों वाला इलाका है, तो बहुत खूबसूरत ठंडा लगता है। ये नीचे है तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये जो सस्पेंशन ब्रिज है इसके बिल्कुल पास में राफ्टिंग कर सकते हो, बट यहाँ की जो कॉस्टिंग है वो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये पड़ती है। मेल रिवर में अगर आप करते हो तो रैपिड्स ज़्यादा आते हैं, इसलिए 15 हज़ार तक आते ही है। और अगर आप फीमेल रिवर में करते हो जहाँ रैपिड्स थोड़े से कम आते हैं, वहाँ पे लगभग 10 हज़ार रुपये पूरी बोट का प्राइस है ये। सस्पेंशन ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो आपको ये कैफ़े मिलता है। कैफ़े के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस प्राइस में क्या क्या मिल रहा है। यहाँ के सारे स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे, मतलब अगर स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो बिल्कुल जैसे मोनेस्ट्रीज़ के होते हैं वैसे यहाँ रेस्टोरेंट, होटल सबके स्ट्रक्चर होते हैं। अंदर चलते बहुत धूप है। तो यहाँ पे आपको अमूल की लस्सी, डाइट कोक, ब्रीज़र जैसी सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आपको लेना है फ्रूट जूस या फिर कुछ शेक वगैरह तो 150 से 200 रुपये की प्राइस में सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अगर आप कुछ इस तरह का खाना चाहते हैं तो ये सब भी है, मोमोज़ भी हैं। बट यहाँ क्योंकि बीफ वगैरह बनता है तो मैं तो ये सब नहीं खाऊंगी, सिर्फ आइस्ड कॉफ़ी। अब मैं पहुँच गई हूँ एक और प्लेस पे जो कि जो सस्पेंशन ब्रिज था वहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पे है। वैसे ये एक टेम्पल है, इसके लिए आपको एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है। वहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है, 500 रुपये का एंट्री फ़ीस है, वो दे के हम अंदर चलते हैं। तो जैसे हमारे भारत में कामदेव होते हैं और हमारे मंदिरों में मूर्तियाँ पाई जाती है, जैसे खजुराहो है, जैसे और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें कामसूत्रा से रिलेटेड मूर्तियाँ पाई जाती है, वैसा ही ये मंदिर है। हालांकि थोड़ा सा अलग है, इसे फर्टिलिटी टेम्पल कहा जाता है, यानी जिन भी लोगों को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ऐसा कुछ, तो वो यहाँ पे वर्शिप करने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं कि मतलब उनको बच्चे हो जाते हैं। बाकी मंदिर कैसा दिखता है वो अंदर चल के देखते हैं। तो भाई जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में पीपल का पेड़ होता है, वैसे यहाँ पे भी इतना बड़ा सा पीपल का वृक्ष है जिसके पास में ये मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल नेचर की गोद में। सामने जहाँ पहाड़ है, नदी है, वहीं बीच में ये खूबसूरत सा मंदिर। लगभग 3 से 4 मिनट तक आपको चलना पड़ता है सीढ़ियाँ और फिर आप पहुँच जाते हो इस जगह पे जहाँ से आपको मंदिर दिखने लगता है। क्या हवा है, ऊपर है ये पेड़, पीपल का पेड़ मुझे लग रहा है, और पीछे क्या व्यू है, राइस टेरेस गार्डन से बहुत ही प्यारा।
यहाँ आने के लिए आप हाफ पैंट्स या फिर वेस्ट शर्ट नहीं पहन सकते हो, फॉर्मल ड्रेस में आपको आना पड़ता है। ये अभी जिस तरह से परिक्रमा लगा रही है, इस तरह से यहाँ पे परिक्रमा लगानी होती है। पीछे 11 इंच का एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिंग होता है जो दिया जाता है और अंदर इनको ब्लेसिंग्स दी जाती है। फिर उसके बाद में ये पूरा यहाँ पे प्रेयर करेगी, एक तरह से ये प्रेयर चल रही है और उसके बाद ये मंदिर के जब 3 चक्कर काट लेगी उसके बाद में ये होगा। मतलब ये मंदिर जो है ये बहुत ही खास है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही है। अंदर में गई, मैंने एक बुक देखा जहाँ पे इंडियन कपल्स भी हैं जो यहाँ पर आए, जिन्होंने यहाँ की मतलब जो भी प्रोसेस होती है जो मैं बताऊँगी वो कंप्लीट किया। उसके बाद में उनको सच में सक्सेस हुए हैं और उनकी मतलब फोटो लगी हुई है। क्योंकि बच्चे यहाँ के होते हैं वो किले और चेनवी नाम से उनको रखा जाता है। और मेरे पीछे आपको जो लेडी दिख रही होगी ये ही उसी तरह से मधी के टाइप में इस तरह से होता है। पीछे जो ये दिख रहा है आपको ये लिंग के शेप का है और इसको लेके लगभग 11 इंच का ये लेके और 3 बार पूरे मंदिर का चक्कर काटना होता है और उसके बाद में इनको ब्लेसिंग्स मिलती है और फिर कहा जाता है कि बच्चा हो जाता है। पहले के टाइम में मतलब आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो कपल्स आते थे उनको ओवरनाइट यहीं पे रहना होता था। उसके बाद वो लोग जाते थे और फिर जब उनको बच्चा होता था तो बच्चों का जो नाम होता था वो यहाँ के 2 नाम है उन्हीं के हिसाब से रखना होता था। तो कुछ इस तरह से ये टेम्पल है और मतलब मुझे लगता है कि जब भी आप भूटान की अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस मंदिर पर ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल अलग दिखाई देगा। मतलब हमारे यहाँ जहाँ झाड़ फूक से किया जाता है यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये टेम्पल का नाम है छिमी नाखंग, ठीक है, छिमी नाखंग। एंड देन वी हैव अ रीज़न व्हाई वी कॉल इट एज छिमी नाखंग। सो हमारा डायरेक्ट ट्रांसलेशन में आता है छी माने डॉग, ओके, मी मतलब नो डॉग टेम्पल। एंड डू रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस टेम्पल इज समवhat linked with Dochula Pass करके। सो व्हेन डिवाइन मैडमैन व्हेन ही वाज हियर, सो डिवाइन मैडमैन ना जब भी वो ट्रैवल करता है उसका प्रोफेसी के हिसाब से ही शूट्स एन एरो। सो उस टाइम में ही जस्ट रिलीज एन एरो, ओके, एंड इट इज सेड दैट इसका एरो जो है ना हैज लैंडेड इन वन ऑफ द प्लेस इन पुनाखा। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड तीर्थछंदाना, ओके। सो उधर पे लैंड किया है। सो वो एरो ढूंढ के आया था एंड देन व्हेन ही रीच्ड टुवर्ड्स डोचुला पास ही इनकाउंटर्ड विथ द नेगेटिव फोर्स, इविल स्पिरिट, जेमिनस बोलते हैं ना, जेमिनस के साथ ही इनकाउंटर। एंड देन ये जो ना लाइक इविल स्पिरिट व्हाट दे डिड वाज लाइक वो फर्स्ट अकेला तो लाइक उसको हराना मुश्किल था। सो व्हाट ही लाइक द इविल स्पिरिट ऑफ डोचुला डिड वाज he asked help from 2 other pass. There is 2 another pass called as Hilila and Sijula. So the combined force of 3 pass turned themselves into a dog and then started following Lama Drupa Khinle. ठीक है? And then Lama Drupa Khinle को follow करके आ रहा था. So Lama he knew about this. What he did? He subdued them with the use of his thunderbolt. So उसका thunderbolt क्या है? Phallus है. फ्लेमिंग थंडरबोल्ट बोलते हैं, फैनस है। सो उसने टेम कर लिया, ओके, टेम करके उसने टेम कर लिया। हाँ, एंड देन इधर पहुंच के द पीपल स्टार्टेड आस्किंग हैव यू सीन एन अनयूजुअल डॉग, एंड देन ही रिप्लाइड बाय सेइंग हमने नहीं देखा, देयर इज नो डॉग। सो फ्रॉम देयर द नेम छिमी नाखंग हैज बीन डिराइव्ड। So like for skirt and top, how much? Like for both set? Different price, no? Yeah, like for this yellow. 5,000 plus, ma'am. 5,000 plus. Yes. This Yeah, to fold. बोल दे। Shopping चल रही है। It's much. Other shopkeeper will. I understand. Because you're requesting, that's why I give it this much. I don't have much confidence.
Don't worry, people will come. We'll create good videos for you. If you have Instagram, Yeah, I do have this. I can tag you. Summer. 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 This one is summer. किसी के साथ फोटो खिंचाते हैं लाइक You have just been out here. Okay, No, okay. I don't. तो सुबह के लगभग 9:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं थिम्पू से पारो के लिए। पारो जहाँ पे भूटान का सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट के बारे में भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो वहाँ जाके जानेंगे। थिम्पू शहर के बीचों बीच बना एक बहुत ही खूबसूरत सा बाग बगीचा जिसे आप बोल सकते हो। बहुत सुंदर गार्डन है जिसका नाम है चांग युल। और अभी इसके अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं अंदर क्या क्या है। बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक लेबल है ये मिल रही है 5435 की 1 लीटर, विच इज़ क्वाइट कॉस्टली। अगर यहाँ की गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 2720 रुपये मिलेगी, जबकि हमारे इंडिया में 2700 से 3000 के बीच में 1 लीटर मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे है स्विट्ज़रलैंड गोल्ड 20 ग्राम फाइन गोल्ड 9999 रुपीज़, मतलब पूरा प्योर गोल्ड है जो स्विट्ज़रलैंड से आता है। तो थिम्पू में आपको जो शॉप्स मिलते हैं ड्यूटी फ्री के, वहाँ पे एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, रॉयल फैमिली होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए ड्यूटी फ्री होता है। मतलब अगर हम खरीदना चाहें तो यहाँ से नहीं खरीद सकते हैं। आपको अगर ख़रीदना है तो आपको पारो से ख़रीदना पड़ता है। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो यहाँ पे जो गोल्ड के प्राइसेस फ़िलहाल में चल रहे हैं वो लगभग 72,000 चल रहे हैं, और जबकि इंडिया में ऑलरेडी ड्यूटी कम हो गई तो 76,000 हो गया है। मतलब मात्र 4,000 रुपये का डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। फिर भी अगर आप गोल्ड ख़रीदना चाहते हो तो 50,000 तक का जो गोल्ड है वो आप यहाँ से ले जा सकते हो। तो उतना गोल्ड आप चाहे तो यहाँ से ख़रीद सकते हो। थोड़ी बचत तो नो डाउट आपकी होने वाली है। में जो आलू है, भूटान के आलू है 50 रुपये किलो, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे। लेकिन ये जो सनसिल्क का शैम्पू है, ये 1 रुपये वाला शैम्पू 2 रुपये में मिल रहा है, और 3 रुपये वाला कंडीशनर 4 रुपये में। आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो इंडियन रुपीज़ में। हर जगह इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल है, और अगर आप रिटर्न में, मतलब आपको रिटर्न में जो है भूटानीज़ मिल जाती है। बिल्कुल इक्वल है इंडिया और भूटान की करेंसी। भाई ये है भूटान के नोट 10 का। यहाँ पे सब पे ना राजा की, जो यहाँ के करंट किंग है, उनकी फ़ोटो बनी होती है। और जो नोट होते हैं ये प्लास्टिक नोट नहीं है जैसे हमारे होते हैं कागज़ वाले, वैसे ही ये नोट है। ब्रांड है मोस्टली, हाँ, सारा इंडिया का ही ब्रांड है। हाईवे से कुछ यूं गाड़ी चल रही थी और अचानक से नज़रें इस तरफ गई, और हमने ड्राइवर जी को बोला कि भाई एक बार ब्रेक लगा लो। और जैसे ही ब्रेक लगा तो अब आपको दिखाते हैं नज़ारे। सुंदर सुंदर भी नहीं, बहुत खूबसूरत पहाड़, ऊंची ऊंची चोटियाँ, बिल्कुल हरी भरी, और उसके बीच में कल 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 करते हुए बहती हुई ये नदी। क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरती है। ऐसा लग रहा है मानो आंखें चकाचौंध हो जाएगी इतनी खूबसूरती देख के। मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है अब तो, इतनी खूबसूरती दिखाई दे रही है। अद्भुत। वो जो रनवे आपको दिख रहा है वो है पारो का रनवे। वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट इसको बोला जाता है, क्योंकि लैंडिंग से हार्डली 5 से 4 सेकंड पहले कुछ दिखता है पायलट को। सिर्फ 8 पायलट है टोटल जो यहाँ पे फ़्लाइट उड़ाने के लिए एलिजिबल है। पास में ही ये नदी जा रही है। पूरे राइस टेरेस जो है आपको यहाँ से क्लियर दिख रहे हैं, और वहाँ पे वो है रनवे। तो चलेला पास के जब आप रास्ते में जाते हैं तो आपको बिल्कुल बोल सकते हो नैरो वाली रोड मिलती है। इस साइड रोड देखो, बिल्कुल पतली सी रोड है, और यही रोड पे मुझे दिखाई दिया है पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो एप्पल का पेड़ है, जिस पे बहुत बड़े बड़े और रेड कलर के एप्पल लगे। नॉर्मली जब हम हिमाचल वगैरह में जाते हैं तो ग्रीन कलर के एप्पल होते हैं। इनफैक्ट कश्मीर में भी जाते हैं तो वहाँ पे एप्पल पकने के बाद होते हैं रेड, जो पेड़ पे नहीं दिखाई देते, और उसके पास में पेड़ लगा है। यहाँ बहुत सारे पोमोग्रेनेट यानी अनार के, एप्पल के और पेयर के पेड़ मिलते हैं आपको रास्ते में। भैया जी आ गए हैं एप्पल लेके। ये मिशन सक्सेसफुल, ये हीरो ऑफ द डे।
वाह। जो गाइड भैया ने एप्पल दी थी वो मैंने धो लिया। अब इसको खा के टेस्ट करके देखते हैं आखिर ऐसे तोड़ी हुई एप्पल का खाने का मज़ा कुछ और ही है। जूसी है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है लेकिन जूसी बहुत है। स्वागत है आप सभी का भूटान के हाईएस्ट मोटरेबल पास चालेला पास पे। यहाँ पे जो भी पासेस होते हैं उसका मतलब होता है एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड करना। हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट है, पारो एक डिस्ट्रिक्ट है। जब आप नीचे से ही ऊपर की तरफ आने लगते हो तो आपको दो रास्ते बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं, एक जो पारो की ओर जा रहा होता है और एक जो हा की ओर जा रहा होता है। जब आप हा वाले की तरफ बढ़ते हो तब आप पहुँच जाते हो इस पास पे। लगभग 40 किलोमीटर का ही दूरी है, लेकिन रोड जो है वो बहुत सकड़ी है और यहाँ आने के बाद में बहुत तेज हवा चल रही है। इसका जो एल्टीट्यूड है यानी जो हाइट है वो 3988 मीटर की है। यहाँ से इस रास्ते से आप ऊपर जा सकते हैं और वहाँ जो आपको मोनेस्ट्री टाइप की दिख रही है वहाँ तक आप जाते हैं। हवा बहुत तेज़ है और ऐसी ठंडी ठंडी हवा में ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा ठंडी लग रही है। हालांकि मौसम नीचे बिल्कुल अच्छा है लेकिन आप ऊपर आ जाते हैं तो आपको थोड़ी ठंडक का एहसास होगा। तो बात करते हैं आप भूटान कैसे पहुंच सकते हैं। भूटान आने के दो तरीके हैं। पहला, जिस तरह से मैं आई थी यानी कि लैंड बॉर्डर से जयगांव तक आप आ जाइए, बागडोगरा तक आ जाइए, दोनों में से किसी भी प्लेस पे। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट जयगांव तक की ट्रेन मिल जाती है, लेकिन अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप बागडोगरा तक आ जाइए और फिर बागडोगरा से टैक्सी के थ्रू आप आ जाइए जयगांव और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फ़्लाइट से भी आ सकते हैं, जो थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव तो होगा बट अपने आप में बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, ये वही एयरपोर्ट है जो भूटान का इकलौता एयरपोर्ट है और वर्ल्ड के सबसे डेंजर एयरपोर्ट्स में से एक है, पारो एयरपोर्ट। यहाँ पे सिर्फ 8 ऐसे पायलट्स हैं जो कमर्शियली फ़्लाइट उड़ा सकते हैं और उसमें से एक फ़ीमेल पायलट भी है। ऐसा क्यों है कि इतना डेंजरस एयरपोर्ट है? आप देख रहे हो रनवे बिल्कुल छोटा सा है, पूरे वैली के बीच में फंसा हुआ है। यानी जब लैंडिंग होती है ना तो हार्डली कुछ 5 से 6 सेकंड पहले पूरी विजिबिलिटी आती है, ऐसा बोला जाता है। इस वजह से इसे डेंजरस एयरपोर्ट बोला जाता है। बट हाँ, जब आप अगर फ्लाइट से आएंगे तो आपको रास्ते में माउंट एवरेस्ट का व्यू भी दिखाई देता है, विच इज़ ऑल्सो अगेन वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। सो अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। और अगर बजट ट्रिप पे हो तो यू कैन कम वाया जयगांव, यानी कि जो लैंड बॉर्डर है वो क्रॉस करके आ सकते हो। तो ये फ़्लाइट है जो अभी लैंड करेगी। वैसे ये पूरा जो फ़्लाइट होता है वो नहीं है, सिर्फ छोटा सा जो एयरक्राफ्ट होता है वो है। देखते हैं कैसे लैंड करती है। फ़्लाइट उधर से आई, वहाँ पहाड़ों के पीछे से घूम के अब ये नीचे आ रही है। लैंडिंग तो लगभग 2:50 हुआ है और लैंडिंग हो चुकी है। वो लैंडिंग इधर से हो रहा है, वो रनवे दुनिया की सबसे डेंजरस लैंडिंग जो कि होती है भूटान के पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, फिलहाल मेरे पीछे हो रही है। दिल्ली से ये फ़्लाइट आई है लैंडिंग होने के लिए, पूरा पीछे जाती है, माउंटेन से टर्न लेती है और फिर वापस घूम के आती है। दोपहर के लगभग 3:30 बजे होटल पहुंच चुके हैं। होटल कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल से। यहाँ पे आपको पेंटिंग्स वगैरह दिखाई देंगे। इस साइड पे रिसेप्शन एरिया है एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ द रेस्टोरेंट एरिया।
बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है। होटल का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। बाकी यहाँ से जो मेन टाउन है वो बिल्कुल सामने की तरफ है। मेन टाउन में ये होटल है, काफ़ी खूबसूरत सा। तो मेरा जो रूम है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले एंटर होते ही यहाँ पे वॉशरूम है, काफ़ी स्पेशियस है और साफ़ सुथरा है। इस साइड पे ये बेड है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है सामान रखने के लिए। यहाँ पे चेयर, टेबल और उसके साथ में केटली रखी हुई है अगर किसी को कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह बनाना है। और बाहर व्यू जो है वो बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल मेन सिटी में है और सामने की तरफ पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। तो यहाँ से मार्केट जाना और सारी चीज़ें एक्सेस करना बहुत इजी है, बस बाहर जाना है और सब कुछ इजीली अवेलेबल। होटल के सामने ही मैं आई और मुझे मिल गया एक प्योर वेज छोटा सा कैफे, जहाँ पे मैंने लिए ये चाय और साथ में मोमोज। तो अभी रात का टाइम हो गया और मैं अपना डिनर कर रही हूँ। मेरे होटल में ही ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूडेड, इतना सब कुछ है। और सबसे स्पेशल जो है ये डिश है, इसका नाम क्या है वो मैं बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल इसको खाते हैं। चीज़ और चिल्ली से ये बनी होती है और अगर आपने दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू देखा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये डिश कौन सी है। उसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस है, राइस है, सब्जी है, दाल है, कर्ड है, सूप है, सैलड है, बहुत कुछ है। तो खाना बहुत ही टेस्टी है और डिनर करने के बाद आज सो जाएंगे। मिलते हैं कल एक नए एडवेंचर के साथ।